देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या, स्क्रीन शेयर। देखो हम लोग डिसोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में हम लोगों ने डिसोल्यूशन को एक्चुअली हमें 3 पार्ट में सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक तो हम लोगों ने सीखा कि डिसोल्यूशन होने से कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आज हम लोग सीखेंगे कि डिसोल्यूशन हो रहा था लेकिन अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। और उसके बाद का जो स्टेप है उसमें हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर तीनों ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब अगर ऑल पार्टनर 3 हो या 4 हो, अगर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सब अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पर लिखते हैं। पहले लिख लो थोड़ा सा जो हम लिखवा रहे हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर ये क्या होता है, देखो। इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। अच्छा, कोई इंसॉल्वेंट है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब अगर उसका कुछ पेएबल अमाउंट है मार्केट में, वो क्लियर नहीं कर पाएगा, है ना। अगर किसी के पास पैसा ही नहीं है सफिशिएंट, तो उसका कुछ पेएबल अमाउंट होगा तो वो कभी भी मार्केट में पे नहीं कर पाएगा, उसे इंसॉल्वेंट बोला जाता है। तो पार्टनर के केस में क्या होगा, कैसे पता चलेगा पार्टनर इंसॉल्वेंट है। एक तो मैं क्वेश्चन बता देगा कि पार्टनर इंसॉल्वेंट है, और दूसरा अगर पार्टनर का कैपिटल का क्या बैलेंस होने से इंसॉल्वेंट है पता चलेगा। डेबिट बैलेंस, ठीक है। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या, बिजनेस में तो पैसा लगाना चाहिए तो कैपिटल क्रेडिट होगा। अगर उसका कैपिटल डेबिट दिख रहा है इसका मतलब उसने पैसा जो डिपॉजिट किया था बिजनेस में जो दिया था वो तो उसने निकाल ही लिया, ऊपर से और भी ज्यादा निकाल लिया। जैसे कि किसी का कैपिटल दिखाया जा रहा है 10,000 डेबिट, इसका मतलब उसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था वो तो उसने ड्रॉ कर ही लिया है, ऊपर से और भी कितना ड्रॉ कर लिया है, 10,000 और भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इसका कैपिटल नेगेटिव दिख रहा है। और अगर ये अपना कैपिटल पे नहीं कर पाता है तो बाकी चीज कैसे पे करेगा। अगर ऐसा होता है तो वो क्या होगा, इंसॉल्वेंट होगा। तो क्वेश्चन में हमें बता देगा कौन इंसॉल्वेंट है, लेकिन नॉर्मल इंसॉल्वेंट का पॉइंट तो यही हो गया ना कि अगर हम लोग अपना लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, अपने प्राइवेट एस्टेट को बेच के भी अगर पार्टनर अपना लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहा है तो वो क्या बन जाएगा, इंसॉल्वेंट बन जाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट एस्टेट कब बेचना पड़ता है, अगर रियलाइजेशन करके लॉस हुआ तो प्रोबेबिलिटी है कि क्या होगा, हाँ पर्सनल एसेट लाना पड़ेगा। रियलाइजेशन करके अगर लॉस ही दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, हम लोग सीधा सीधा अमाउंट ही नहीं पे कर पाए, लॉस हो रहा है। तो अगर रियलाइजेशन करके लॉस हुआ है तो प्रोबेबिलिटी यही बन जाता है कि सॉरी उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, नाम ही भूल गया। नहीं नहीं, अगर लॉस होता है तो क्या बोला मैंने अभी, हाँ मतलब चांसेस है कि फिर क्या होगा कि हम लोग का मतलब प्राइवेट एस्टेट बिकने का चांस हो जाता है। अगर रियलाइजेशन में लॉस हुआ तो पार्टनर लोगों को प्राइवेट एस्टेट से अमाउंट लाना पड़ेगा, लेकिन कोई पार्टनर अगर नहीं ला पाता है तो कौन नहीं ला पाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, जिसका कैपिटल क्या है, डेबिट है। तो चांसेस ये है कि वो नहीं ला पाएगा। अब चेक करना पड़ेगा, अगर उसके पास प्राइवेट एस्टेट उतना है तो वो अपना कैपिटल का डेबिट बैलेंस पहले पे करेगा, उसके बाद वो जो लाना है वो लाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट एस्टेट अगर मतलब कैपिटल डेबिट होने का मतलब मान के चलते हैं कि वो मैक्सिमम केसेस में हमें यही दिखेगा कि वो क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को एक बार लिख लो। इफ ए पार्टनर becomes insolvent and fails to pay his debit balance of capital account either wholly or in part, the unrecoverable portion is a loss, is a loss
टू बी कॉमा देके टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी का मीनिंग होता है। क्या बोला है देखो, इफ ए पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में दे देगा कौन इंसॉल्वेंट है, एंड फेल्स टू पे हिज डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल, मतलब वो ऐसा इंसॉल्वेंट, मतलब इस तरीके से वो इंसॉल्वेंट हुआ है कि वो अपना कैपिटल का डेबिट बैलेंस ही जीरो, मतलब डेबिट बैलेंस ही पे नहीं कर पा रहा है, तो फिर आउटसाइडर के पेएबल में उसका कंट्रीब्यूशन तो कुछ हो नहीं सकता है। अगर कोई अपना डेबिट बैलेंस कैपिटल का ही उसे पॉजिटिव नहीं कर पा रहा है या एटलीस्ट जीरो नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास इतना कम अमाउंट है, मतलब उसके पास है ही नहीं कुछ, तो वो क्रेडिटर लोन ये सब तो पे नहीं कर पाएगा ना। अगर मान लो बोल रहा है कैपिटल का जो बैलेंस है वो पूरा पे नहीं कर पा रहा है या फिर थोड़ा बहुत नहीं कर पा रहा है, मान लो उसका कैपिटल का डेबिट बैलेंस है 20,000, अब वो पे कर पा रहा है 2,000 और बाकी मान लो यहाँ पर कितना होगा 18,000 पे नहीं कर पा रहा है, तो भी हम लोग उसे क्या मानेंगे, इंसॉल्वेंट आइदर होल्ली और इन पार्ट। द अनरिकवरेबल पोर्शन, जो अनरिकवरेबल पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, लॉस है, ठीक है। टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर, तो वो कौन जो है पे करेगा, बोल रहा है कि जो सॉल्वेंट पार्टनर है उसको देना पड़ेगा, ठीक है, जो अनरिकवरेबल पोर्शन है वो सॉल्वेंट पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा ना, ये क्वेश्चन देखने से समझ में आएगा। अच्छा, अब इसका एक स्टोरी है, ये क्यों आया देखो, एक्चुअली ये जो है ना, ये गार्नर वर्सेस मोरे बोल के एक जो है लॉ था, ठीक है, मतलब एक केस हुआ था, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखो द डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रेशियो, ये देखो द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आर नॉट कॉन्ट्रेरी टू गार्नर वर्सेस मोरे रूल। तो गार्नर वर्सेस मोरे रूल क्या है देखो, इसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का कंसेप्ट यहीं पर बोला गया है। तो देखो 1904 में, ठीक है, मतलब जब इंडिया में भी ब्रिटिश लोग थे तब का बात है। देखो 1984 में ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, क्या हुआ था, एक केस आया था, ठीक है, जिसमें तीन पार्टनरशिप का एक केस आया था। पार्टनर लोग का नाम था गार्नर, मूरे, MURRAY, और एक नाम था विल्किंस। ये विल्किंस नाम तुम लोग को नहीं दिखेगा, जब भी क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा फॉलो द रूल्स फॉर गार्नर वर्सेस मोरे, ऐसा बोल देगा, विल्किंस का नाम नहीं दिया हुआ रहता है, क्योंकि केस जो है इनके नाम से बन गया, जबकि रीजन विल्किंस ही था, ठीक है। अब विल्किंस क्यों रीजन था, एक्चुअली ये तीन पार्टनर थे जिसमें विल्किंस हो चुका था इंसॉल्वेंट, रियल इंसिडेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया था, इसका कैपिटल क्या था, डेबिट था, ठीक है, विल्किंस का कैपिटल डेबिट था, और उसके बाद ये हो चुका इंसॉल्वेंट विल्किंस, ठीक है। अब जो लॉस हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, क्योंकि ये अपना कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो अब क्या होकर होगा, लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी जो हो रहा है वो किसे पे करना पड़ेगा, अभी अभी मैंने लिखवाया, जो सॉल्वेंट पार्टनर गार्नर और मोरे को पे करना पड़ेगा, ठीक है, जो सॉल्वेंट पार्टनर है इन दोनों को देना पड़ेगा, ऐसा ऐसा फैसला हुआ, ठीक है। फैसला किसने किया, जो केस मतलब जो जज थे उनका नाम था जस्टिस जोई, ठीक है, जस्टिस जोई, इन्होंने बोला गार्नर और मुरे को, ठीक है, विल्किंस इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन जो भी लॉस हो रहा है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी वो आप लोगों को पे करना है, इसीलिए इस रूल्स का नाम हो गया गार्नर वर्सेस मोरे, ठीक है। वर्सेस मतलब कोई भी चीज, मतलब ये और ये इस तरीके से वर्सेस, जैसे कोई क्रिकेट में मैच होता है तो बोलते हैं ना इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो वैसे मतलब दोनों, ठीक है, तो गार्नर वर्सेस मोरे ये वाला हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जज ने क्या बोला, बोला कि पहला बात है कि आप लोगों को क्या करना है, सारा लॉस आप दोनों को पे करना है। अब कैसे, इसमें और भी कुछ इन्होंने अपना रूल्स बताया, बोला सबसे पहले गार्नर और मोरे को क्या करना है, प्रूफ करके देना है कि वो सॉल्वेंट है, ठीक है, गार्नर और मोरे को क्या करना है, प्रूफ करके देना है वो सॉल्वेंट है, ऐसा इन्होंने बोला, और यही रूल्स लेकिन तुम लोग के हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, गार्नर मोरे की जगह कोई और नाम होगा, ठीक है।
तो बोला कि प्रूफ करो कि आप लोग सॉल्वेंट हो। तो कैसे प्रूफ करेगा सॉल्वेंट है? तो जज ने बोला देखो ये लोग क्या बोलेंगे, मेरा तो क्रेडिट बैलेंस है, ये दोनों का डेबिट नहीं था, ठीक है, इन दोनों का जो मतलब कैपिटल का अकाउंट था वो क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था। तो अगर कैपिटल क्रेडिट दिख रहा है तो वो तो इंसॉल्वेंट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जज बोल रहे नहीं प्रूफ करो आप लोग सॉल्वेंट हो। तो इन्होंने पूछा तो कैसे प्रूफ करें, क्रेडिट तो बैलेंस दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि रियलाइजेशन का जो लॉस हुआ है रियलाइजेशन अकाउंट में, उतना लॉस के अकॉर्डिंग आप लोगों को कैश लेके आना है, ठीक है। मतलब तब पता चलेगा अच्छा आपके पास घर पे कैश है कि नहीं। क्या करना है, रियलाइजेशन में जितना लॉस हुआ है उतना पैसा लेके आना है, गार्डनर को अपने हिस्से का, मोरे को अपने हिस्से का। इसको नहीं लाना पड़ेगा क्योंकि इसके पास तो है ही नहीं कुछ कि वो लेके आएगा। वो अगर लेके आ ही जाता तो फिर इतना झमेला ही नहीं होने वाला था, ठीक है। तो स्टेप 1 यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का भी तरीका है। यहाँ पर लिखना है कि इन्होंने बोला कि कैश लाओ, ब्रिंग द शेयर ऑफ रियलाइजेशन लॉस इवन गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। Bring the share of realization loss even if there is a credit balance in capital। बोल रहा है कि अगर कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है फिर भी क्या करना है, रियलाइजेशन लॉस से जितना जितना जिसका पोर्शन हुआ है एक्सेप्ट द इंसॉल्वेंट पार्टनर, गार्डनर और मोरे का रियलाइजेशन अकाउंट में जो लॉस का हिस्सा दिख रहा है उतना शेयर का रियलाइजेशन लॉस का शेयर उनको लेके आना है, ठीक है। उनका कैपिटल क्रेडिट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। ये किसने बोल दिया, जोई ने बोल दिया। अब जज जो बोलेगा वो तो सुनना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सेकेंड स्टेप में लिखो फिर क्या करना पड़ेगा। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में लिखो लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी विल बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स in the ratio of last agreed capital। ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना है, इसलिए मैंने थोड़ा कलर चेंज करके लिख दिया, ठीक है। या फिर इसके नीचे ऐसे करके लाइन दे दो, कुछ भी याद रहना चाहिए। देखो फिर स्टेप 2 में क्या बोला गया, बोला है कि लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी की वजह से जो भी लॉस हो रहा है, मतलब किसका, विल्किंस का जो लॉस है, विल बी शेयर्ड बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। अब जितना देखो जितना अमाउंट विल्किंस नहीं दे पाएगा वो सारा अमाउंट कौन पे करेगा, गार्डनर और मोरे। लेकिन कौन से रेशो में ये हमें समझना है। बोला है कि लास्ट एग्रीड कैपिटल, लास्ट एग्रीड कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, बताते हैं। लास्ट एग्रीड कैपिटल, अब देखो ये दो मेथड से अपना कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन सा दो मेथड होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएशन। अगर फिक्स्ड हुआ तो उसमें दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल और एक करेंट, और फ्लक्चुएशन हुआ तो एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है कैपिटल, ठीक है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो रेशियो कौन सा होगा, जो कैपिटल का अमाउंट है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है if they are maintaining capital at fixed amount then all adjustment regarding their share of profit, interest on capital, drawings, interest on drawing, salary etc are done through current account। मतलब जब इनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तब कहाँ दिखाते होंगे, करंट अकाउंट में। तो which may have debit or credit balance and insolvency loss is distributed in the ratio of fixed capital। तो सिंपल सा बात ये है कि अगर ये लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट जितना है उतने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, ये तो मैंने लिखा है लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो। अब लिखो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, if fixed capital method is used then capital ratio
is the amount of fixed capital. तो जो भी फिक्स्ड कैपिटल का अमाउंट होगा वो कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल का जो भी अमाउंट बैलेंस शीट में दिखेगा उसका रेशियो ले लेना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करोगे तो और भी समझ में आएगा, एक बार लिख लो, नोट्स अगर रहेगा तो और भी अच्छे से समझ में आता है। और अगर फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड यूज होता है, इफ फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड इज यूज्ड, तब क्या होगा? यहां से हम पहले पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। इफ फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड इज यूज्ड, तब ये वाला देखो, ये लास्ट एग्रीड इस पे एप्लीकेबल होगा। ये देखो, इफ बट इफ कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड, मतलब फ्लक्चुएटिंग, एंड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सब कहां से क्या होगा, कहां से एंट्री पास हुआ होगा? कैपिटल अकाउंट से। देन बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस शुड नॉट एग्जिबिट करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो बैलेंस शीट में क्या कोई करेंट अकाउंट दिखेगा? नहीं। अगर फ्लक्चुएशन मेथड यूज हुआ है तो बैलेंस शीट कोई करेंट अकाउंट नहीं दिखाएगा, एक ही अकाउंट दिखाएगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। एंड कैपिटल रेशियो विल बी डिटरमाइंड आफ्टर एडजस्टिंग ऑल द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो कैसे करके, मतलब ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखो, ये वाला लिखा है ना लास्ट एग्रीड कैपिटल, ये कौन से मेथड के लिए लिखा है? ये मैंने लिखा है फ्लक्चुएशन मेथड के लिए। फ्लक्चुएशन मेथड के लिए ये लैंग्वेज यूज होगा, ठीक है। लास्ट एग्रीड कैपिटल, तो लास्ट एग्रीड कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? अभी मैंने जो यहाँ पर पढ़ा ना लाइन, उसी को हम यहाँ पर तुम लोग को कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। देखो लास्ट एग्रीड कैपिटल कैसे होगा, पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे कैपिटल का बैलेंस, ठीक है। अच्छा, फिर और उसमें क्या एडजस्ट करना है? देखो यहाँ पर बोल दिया है आफ्टर एडजस्टिंग रिजर्व, अगर कुछ रिजर्व है तो रिजर्व ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉफिट या लॉस है तो वो ऐड या लेस हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रॉफिट था कि लॉस था, ठीक है, वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद after adjusting all reserve accumulated profit to the date of dissolution, all drawings to the date of dissolution। अच्छा, अगर कोई ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स भी एडजस्ट हो जाएगा, तो ड्रॉइंग्स तो क्या होगा? लेस होगा, ड्रॉइंग्स लेना पड़ेगा। अच्छा, और क्या लेना पड़ेगा? पढ़ के देखते हैं यहाँ पर, ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन बट बिफोर एडजस्टिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, और क्या ले सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा अमाउंट हम लोग का क्या होना चाहिए? अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का जो डेट है, ठीक है, उतने दिन तक, जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उसके पहले तक जितने तरीके का रिजर्व, पीएल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बना था, वो सारी चीजों को हम लोग एडजस्ट करने के बाद ये जो निकल के आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी का नाम है लास्ट एग्रीड कैपिटल, ठीक है, इसका नाम है लास्ट एग्रीड कैपिटल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा लास्ट एग्रीड कैपिटल। अच्छा, अच्छा, हाँ, और एक चीज देखो क्या बोला है यहाँ पर, बिफोर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब इसमें रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट नहीं होगा, वो मैंने लिखा भी नहीं, ठीक है, तुम लोग को ये याद रखने का जरूरत नहीं, मैंने तो लिखवा दिया है। इफ सम पार्टनर इज हैविंग ए डेबिट बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, मतलब अब ऐसा कोई पार्टनर है जिसके अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बट वो इंसॉल्वेंट नहीं है, ठीक है, मतलब डेबिट बैलेंस होने से ही इंसॉल्वेंट होगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई पार्टनर है जिसका डेबिट बैलेंस है लेकिन वो इंसॉल्वेंट नहीं है, then he cannot be called upon to bear the loss on account of insolvency of other partner। अच्छा, तब देखो इसको छूट दे दिया है, ठीक है, बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर का अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है लेकिन वो इंसॉल्वेंट नहीं है तो उसे लॉस बेयर करने का जरूरत नहीं है, बोल रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ पर लिख लो, पार्टनर, any partner with debit balance of capital, with debit balance of
capital but not insolvent need not to bear any loss due to insolvency. सभी पॉइंट समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करने से ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये दूसरा पार्टनर का बात हो रहा है। अगर ऐसा कोई पार्टनर है जिसका डेबिट बैलेंस है कैपिटल का लेकिन वो इंसॉल्वेंट नहीं है तो उसको लॉस बियर करने का जरूरत नहीं है, ऐसा जो है जस्टिस जोई ने बोला। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। देखो तो अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या देखना पड़ेगा, देखो अब इसका ना कुछ ये जो इन्होंने जो मतलब जस्टिस जोई ने जो भी इन्होंने फैसला दिया इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी होता है क्योंकि ये सही नहीं है हर तरह। देखो क्यों नहीं है इसको समझो। जैसे मान लो कि गार्डनर और मोरे, ठीक है, इनका कैपिटल रेशियो आया, सपोज कैपिटल रेशियो चाहे किसी भी मेथड से आया हो, फ्लक्चुएशन या जो है फिक्स्ड कैपिटल से, मान लो उनका आया 1:5, ठीक है, सपोज 1:5 कैपिटल रेशियो आया। अब विल्किंस का जो लॉस है, सपोज कि विल्किंस का लॉस हो गया है 24 लाख जो वो नहीं पे कर पा रहा है, ठीक है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, तो गार्डनर को और मोरे को मिलके ये लॉस पे ऑफ करना पड़ेगा। तो गार्डनर को कितना पे करना पड़ेगा, रेशियो बताओ। 1/6 कितना हो जाएगा, 4 लाख। और इसको कितना पे करना पड़ेगा, हाँ 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये लोग जब बिजनेस स्टार्ट किया था, मान लो कि इसने क्या किया था, इसका प्राइवेट एस्टेट या एसेट, ठीक है, जो भी बोलो, इसका प्राइवेट एसेट है सपोज 50 लाख, ठीक है, और इसका प्राइवेट एसेट है 5 लाख। इसका मतलब क्या है, इसका प्राइवेट एसेट ज्यादा है। इसका लॉजिक ये है कि इसने बिजनेस में कम पैसा लगाया, अपना पैसा अपने पास रखा। लेकिन मोरे क्या है, उसने बोला नहीं नहीं हम बिजनेस में लगाएंगे, ठीक है, हम बिजनेस अच्छा से चले, हम बिजनेस में लगाएंगे, इसीलिए इसके पास देखो प्राइवेट एसेट कम है, ठीक है। अब इसका तो अच्छा हुआ, देखो अब इसने क्योंकि कैपिटल कम लगाया था इसका रेशियो भी कम बना। नॉर्मल सा बात है, इसने अगर कैपिटल कम लगाए तो इसका रेशियो भी कम बनेगा, लेकिन इसने कैपिटल ज्यादा लगाया, इसका रेशियो ज्यादा बन गया। अब देखो क्या हुआ, इसने बिजनेस के भले के लिए पैसा ज्यादा लगाया, घर पे पैसा कम रखा, लेकिन इसके ऊपर ही तो ज्यादा बर्डन आ गया लॉस पे करने का। तो ये फैसला सही नहीं है, मतलब ये इसीलिए क्रिटिसिज्म किया जाता है इस चीज का कि ऐसा अगर होता है, अब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि जो जिसका रेशियो कम आ रहा है वो तो देखो नॉर्मल उसका रेशियो इसीलिए कम आएगा क्योंकि उसने प्राइवेट एस्टेट ज्यादा रखा होगा। लेकिन इसका देखो, अगर प्राइवेट एस्टेट इसने ज्यादा बिजनेस में पैसा लगा दिया तो इसके लिए तो फिर दोनों तरफ से मुश्किल हो गया। पहले तो इसने पैसा लगा दिया, इसकी वजह से रेशियो बढ़ गया, अब रेशियो बढ़ गया, अब लॉस लॉस बेयर। प्राइवेट एस्टेट तो लाना पड़ेगा, रेशियो तो नहीं निकल रहा है। अब जैसा उन्होंने फैसला किया तो इसमें क्या हो गया, ये बोल रहा है कि ऐसा होना, लेकिन अच्छा बात तो नहीं है ना, ये तो गलत फैसला हो गया बेसिकली अगर ऐसा होता है तो, ठीक है। तो लिखो इसके बाद, लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर must be distinguished from an ordinary loss, including realization loss। ठीक है, ये पॉइंट स्टार दे के लिख लो, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि जो भी लॉस होता है इंसॉल्वेंसी के वजह से, वो लॉस बिजनेस के बाकी लॉस की तरह हम लोग ट्रीट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सारे लॉस को हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंसॉल्वेंसी वो तो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता ही नहीं है। कौन से रेशियो में होता है, अभी बोला कैपिटल रेशियो, एग्रीड कैपिटल रेशियो, लास्ट एग्रीड अगर फ्लक्चुएशन मेथड यूज हो रहा है, और अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज हो रहा है तो कैपिटल रेशियो में होगा। और ये बाकी लॉसेस के तरह इसे ट्रीट नहीं करना, इसलिए मैंने इसे स्टार देके लिखवा दिया, ठीक है। अच्छा अब लिखो नेक्स्ट,
unless otherwise agreed, the decision in Garner versus Moore, G versus M लिख दिया मैंने, requires point 1 that the solvent partner should bring in cash equal to their share of the loss on realization, equal to their मैम एक बार ऊपर कीजिए। हो गया मैम। equal to their respective share of the loss on realization. हाइफन देके share of realization loss to be brought. ये मैंने पहले भी बोला है, लेकिन हम ये फिर से क्यों लिखवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है अनलेस अदरवाइज एग्रीड। ठीक है, अगर मतलब कुछ पार्टनर लोगों में कुछ अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब कुछ स्पेशली उन्होंने अगर कुछ डिस्कशन नहीं किया है, तो गार्नर वर्सेस मोरे ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है, और अप्लाई होने पे क्या क्या होगा वो हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया भी है थोड़ी देर पहले कि अगर कोई सॉल्वेंट पार्टनर है जिसको, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले अपना सॉल्वेंसी प्रूव करना पड़ेगा। सॉल्वेंसी प्रूव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, रियलाइजेशन के लॉस को कैश में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जज ने ये बोला था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इसमें लिखो, दैट द सॉल्वेंट पार्टनर शुड, दैट द सॉल्वेंट partners should bear the loss arising due to the insolvency of a partner in the ratio of their capital, ब्रैकेट में लिखो, in case of fixed method, in case of fixed capital method, और in last agreed capital, ब्रैकेट में in case of fluctuation capital method. ये देखो, अगर तुम लोग का थियोरिटिकली भी आ जाए ना कि गार्नर वर्सेस मोरे डिसीजन क्या बोलता है, अब मे भी हो सकता है कुछ थियोरिटिकली पूछ लिया, तो ये दो पॉइंट जो मैंने लाइन बाय लाइन लिखवाया, ये लिखने से मैम वो लास्ट में जो लिखा हुआ है इनफ्लक्शन है या इनफ्लक्चुएशन है? फ्लक्चुएशन मेथड, इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन। मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, गलत लिखा है मैंने। If
क्या हो स्पेलिंग बोलो, FLUACTION ना, मैम क्या लिख रही हूँ, ठीक लिख लो तुम लोग, मुझे स्पेलिंग याद नहीं आ रहा, क्या होगा फ्लक्चुएशन का स्पेलिंग? सी, हाँ, TION, फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड, ठीक है, ये वाला इनके साथ फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड। अगर मान लो ये थ्योरी आया कि गार्डनर वर्सेस मोरे में क्या बोला गया है, तो तुम लोग लगातार ये 2 पॉइंट लिख सकते हो, बाई चांस अगर थ्योरी आया, ठीक है, तो कभी कभी आ सकता है, तो यहाँ पर ये वाला लिख पाओगे। और एक लिख लो थ्योरी में अगर आ जाए क्रिटिसिज्म ऑफ द डिसीजन, जिसमें एक क्रिटिसिज्म मैंने तुम लोग को समझाया ये वाला, ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख देंगे लैंग्वेज में, और एक बताते हैं, तो यहाँ पर लिखो criticism of the decision of Garner versus Moore, जिसमें एक तो हम लोगों ने क्रिटिसिज्म देखा कि अगर किसी ने पैसा बिजनेस में ज्यादा लगाया है तो उसके लिए लॉस है, अगर एग्रीड कैपिटल रेशियो हमारा इस तरीके से आ जाता है। इफ एनी सॉल्वेंट पार्टनर हैज ए डेबिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, he must not bear deficiency of the insolvent partner। ये मैंने अभी तुम लोग को यहाँ से पढ़ के भी बताया था, ठीक है, अगर कोई सॉल्वेंट है लेकिन कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, तो उसे मतलब इंसॉल्वेंसी का लॉस बियर करने का जरूरत नहीं होगा, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये तो अजीब सा बात हो गया ना, मतलब उसके पास प्राइवेट एस्टेट है, सिर्फ उसका कैपिटल डेबिट दिखा रहा है, तो उसको लॉस बियर करने का जरूरत नहीं होगा, तो ये लॉजिकल हुआ नहीं, लेकिन ठीक है, क्योंकि उसके पास प्राइवेट एस्टेट है तो उसे भी पे करने का जो है, मतलब उसके ऊपर भी ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो फर्स्ट वो लोग गए जिनका कैपिटल क्या दिख रहा है, क्रेडिट, मतलब बेसिकली उन्होंने कैपिटल देख के ही सारा का सारा डिसीजन मतलब बोल दिया, जिसमें ये क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है। और सेकंड क्रिटिसिज्म लिखो, इन स्पाइट ऑफ, नहीं ये वाला लिखा ना मैंने, पहला वाला लिखा, हाँ ठीक है, नेक्स्ट लिखो दिस प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई इफ देयर आर ओनली 2 पार्टनर। अच्छा, अगर बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, जैसे कि मान लो ए और बी 2 पार्टनर था, और बी मान लो हो गया है इंसॉल्वेंट, ठीक है, तो अब शेयरिंग वाला तो बात नहीं आएगा, क्योंकि 2 ही पार्टनर, क्योंकि गार्डनर वर्सेस मोरे में क्या बोला था कि शेयर क्या हो जाएगा, बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर है और जिनका क्रेडिट बैलेंस है उनके कैपिटल रेशियो में जो है वो बियर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर बियर करना ही है तो पूरा किसको करना पड़ेगा, एक को, तो यहाँ तो शेयरिंग हुआ नहीं, तो ये प्रिंसिपल उस केस में अप्लाई नहीं होगा जहां पर 2 पार्टनर है, सिर्फ 2 पार्टनर है, तो फिर एक इंसॉल्वेंट होने पे तो एक ही सॉल्वेंट रहा, तो फिर वहां तो पूरा ही दिया जाएगा, तो वहां पर तो शेयरिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा कि कैपिटल रेशियो में फ्लक्चुएशन वाला हो या फिक्स्ड वाला हो, तो बोल रहा है कि जब सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर थे तब गार्डनर वर्सेस मोरे उस पर अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है, ये इसका एक फेलियरिटी है। फिर नेक्स्ट लिखो, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ए क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, द सॉल्वेंट पार्टनर must bring cash, that is the amount of loss on realization।
ये भी थोड़ा अजीब सा ही डिसीजन है, जो पहला डिसीजन है कि दिख रहा है क्रेडिट बैलेंस है, फिर भी बोल रहे हैं प्रूव करो कि आप लोग सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो ये भी क्रिटिसिज्म किया गया है कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, ठीक है। इसीलिए ये वाला भी जो है सही नहीं है, ठीक है। 4th नंबर में लिखो, जो कि लास्ट पॉइंट है, इफ एनी सॉल्वेंट पार्टनर possesses more private asset but contribute less capital as per Garner versus More, as per Garner versus More decision, he will bear less amount of deficiency of the insolvent partner who then the other solvent partner who possesses less private asset but contribute more capital to the firm. This is not justified. दिस इज नॉट जस्टिफाइड, ये वो वाला पॉइंट जो मैंने एक कैलकुलेशन से तुम लोग को समझाया है ना अभी, कि रेशियो अगर 1:5 हो रहा है, तो वहां पर तुम लोगों ने देखा, उसी को मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखवा दिया, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने क्या क्या क्रिटिसिज्म देखा। देखो सबसे पहला तो ये है कि इनका क्रेडिट बैलेंस है, फिर भी बोल रहा है कैश लेके आओ प्रूफ करने के लिए आप लोग सॉल्वेंट हो। दूसरा, 2 पार्टनर अगर है तो फिर गार्नर वर्सेस मोरे तो अप्लाई होने वाला है नहीं, तब उस पे तो ये अप्लाई नहीं होगा। और एक पहला यहाँ पर और एक चीज है कि अगर कोई सॉल्वेंट है लेकिन उसका डेबिट बैलेंस है, तो उसको इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन करने का जरूरत नहीं है। लॉस पार्टनर के लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी जो हो रहा है, मतलब अगर मान लो गार्डनर है और मोरे है और विल्किन है, तो विल्किन का लॉस वही बेयर करेगा जो गार्डनर और मोरे, वो दोनों का अगर क्रेडिट बैलेंस है। मान लो और एक कोई पार्टनर है, समवन मान लो PQR जो भी है, उसका अगर डेबिट बैलेंस है, वो सॉल्वेंट भी है, तो भी उसे क्या करना नहीं पड़ेगा, उसका विल्किन का लॉस उसे बेयर नहीं करना पड़ेगा। तो ये एक अजीब सा बात बोला है। यहाँ भी 2 पार्टनर होगा तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस रहने के बाद भी रियलाइजेशन का लॉस के साथ इक्विवेलेंट करके कैश लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी ने बिजनेस में ज्यादा पैसा लगा दिया है, घर पे उसके पास पैसा कम है, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, तो ये वाला केस, ठीक है। तो मोटा मोटी थियोरिटिकली जैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें ऐसा पूछ सकता है कि कैसे करके गार्डनर वर्सेस मोरे का डिसीजन क्या हुआ था, तो ये 2 पॉइंट बोलना है। और क्रिटिसिज्म अगर पूछेगा तो ये बोलना है, अगर आता है थियोरिटिकली। बाकी प्रैक्टिकल तो हम लोग करेंगे। तो देखो अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन 2। तो यहाँ पर कैसे करना है, रियलाइजेशन अकाउंट तो जैसे होगा ही होगा, क्योंकि देखो डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बंद हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगर इंसॉल्वेंट भी हो रहा है साथ साथ, तो क्या करना पड़ेगा। देखो बोल रहे PQ and R वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, नो पार्टनरशिप सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीइंग अलाउड। अच्छा, बोल रहा है सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई इनका एग्रीमेंट बना हुआ था नहीं, ठीक है। बैलेंस शीट में बोला है फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, जैसे ही लिख दिया फिक्स्ड कैपिटल, तो क्वेश्चन में क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट भी रहेगा और करेंट अकाउंट भी रहेगा। अब देखो फिक्स्ड कैपिटल PQR तीनों का ही है, और तीनों ही क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तभी तो हमें किधर दिख रहा है, लाइबिलिटी साइड। तो ये देखो 20 20 और इधर कितना हो गया 10।
अच्छा अब इधर भी देख लेते हैं, फिक्स्ड एसेट में ट्रेडमार्क फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कहा जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ये कहा जाएगा रियलाइजेशन, ये सब कहा जाएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ये भी हम लोग का कैपिटल में ही जाएगा, ये नीचे आ गया करेंट अकाउंट, ये हम लोग का कहा जाएगा करेंट अकाउंट में, ठीक है। अच्छा लोन फ्रॉम, मतलब ये कैपिटल में ट्रांसफर होगा, हाँ कैपिटल में ट्रांसफर होगा, तो लोन फ्रॉम पी, ये पी कौन है, पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनर से लोन लिया गया था, तो ये क्या होना चाहिए, पे होना चाहिए, है ना, हाँ कैश अकाउंट में जाएगा, कैश या बैंक, ये पे होगा, पे होगा तो, हाँ। अच्छा ट्रेड क्रेडिटर, ये कहा जाएगा, बोल रियलाइजेशन में पे करना पड़ेगा, प्लांट इक्विपमेंट रियलाइजेशन, मोटर व्हीकल रियलाइजेशन, स्टॉक रियलाइजेशन, ट्रेड डेटर, ये अमाउंट रियलाइजेशन, ये भी जाएगा लेकिन ये ऑपोजिट साइड जाएगा, हाँ। और कैश एट बैंक अकाउंट बन जाएगा। मिसलेनियस लॉसेस है, देखो ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि अगर फ्लक्चुएशन मेथड यूज होता है तो वहां पर लास्ट एग्रीड कैपिटल देखना है, लास्ट एग्रीड कैपिटल में हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर किसी तरीके का देखो इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो एडजस्ट होगा, और मैंने देखो बोला था पीएल का डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो, और रिजर्व होगा तो वो, तो यहाँ पर क्या है, लॉस है, ठीक है, कितना है यहाँ पर ये वाला है, ठीक है, ये मिसलेनियस लॉसेस बोल के हेडिंग कर दिया, बट ये ना नीचे आना चाहिए क्योंकि बीच में देखो ये बता रहा है आर का करेंट अकाउंट, तो आर का करेंट अकाउंट कहां पर जाएगा, ये भी कैपिटल में जाएगा, है ना, मतलब ये एडजस्ट करना पड़ेगा, ये कैपिटल का कौन सा अकाउंट हो गया, डेबिट, तो इसका मतलब कौन इंसॉल्वेंट हो सकता है, आर, ठीक है, चांसेस है कि आर ही इंसॉल्वेंट होगा। अच्छा अब देखते हैं, अब जरूरी नहीं है कि डेबिट हुआ ही तो इंसॉल्वेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा भी ना थोड़ी देर पहले, एक रूल्स हम लोगों ने देखा ना कि डेबिट है लेकिन इंसॉल्वेंट नहीं है, अब वो तो पढ़ने से समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कहाँ एडजस्ट करेंगे, करेंट अकाउंट, देखो लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो निकालने के लिए अभी मैंने लिखवाया ना, कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखो लिखवाया, ठीक है, एडजस्ट होगा फ्लक्चुएशन, हाँ ओ हाँ ये तो फिक्स्ड मेथड है, हाँ ठीक है, फिर कैपिटल में जाएगा, ठीक है कैपिटल में जाएगा। अच्छा अब ये पीएल कहाँ पर जाएगा, ये भी तो पार्टनर लोगों के कैपिटल में ही जाएगा, जाएगा तो सब कैपिटल में ही चला जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो, ऑन 1 जुलाई 2022 द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व, मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर बाय क्यू एट अ बुक वैल्यू ऑफ 500 बट नो कैश पास्ड स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, बोल रहा है क्यू ने मोटर व्हीकल ले लिया लेकिन पैसा देके नहीं लिया, ठीक है, बिजनेस से मोटर व्हीकल ले लिया लेकिन पैसा देके नहीं लिया, और इसका एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, नॉर्मली मैंने तुम लोग को बोला है कि अगर कुछ हम लोग का लेन देन बिना कैश का हो रहा है तो एंट्री तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो पार्टनर है क्यू, उसका एंट्री हमें क्यों करना पड़ेगा रियलाइजेशन में, पता है, जैसे क्रेडिटर कुछ लेके चला गया तो उसका एंट्री हमें नहीं करना पड़ रहा है, वो सेटल डाउन हो जा रहा है, लेकिन जब पार्टनर कुछ लेके जाएगा तो पार्टनर को क्योंकि पेबल अमाउंट भी रहता है ना, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई क्यू बोल के, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी चीज के बदले कोई सेटलमेंट होता है तो उसका एंट्री करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं, कौन सेटलमेंट कर रहा है, पार्टनर, तो फिर पार्टनर का पेबल अमाउंट भी तो होता है ना, जैसे क्रेडिटर लेके चला गया उसका काम खत्म, लेकिन इसका क्या हो रहा है, अगर ये ले रहा है तो फिर देखेंगे इसको देने के टाइम इसका कितना एडजस्टमेंट हो रहा है, तो ये वाला हमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखना पड़ेगा, जबकि कैश ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है फिर भी लिखना पड़ेगा। फिर बोला है देखो सेल ऑफ अदर एसेट रियलाइज, तो ये सब कहाँ चला जाएगा रियलाइजेशन में, ट्रेडमार्क बेच के कुछ भी नहीं मिला, फ्री होल्ड बेच के मिल रहा है इतना, प्लांट स्टॉक डेटर, ये सब हम लोग का कहाँ जाएगा रियलाइजेशन। ट्रेड क्रेडिटर को पे कर दिया फुल सेटलमेंट ऑफ देयर डेट्स, तो ये भी कहाँ जाएगा रियलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन, ये मतलब वही रियलाइजेशन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये भी कहाँ जाएगा रियलाइजेशन। लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, वहां दिख रहा था ना बैलेंस शीट में पी से लोन लिया था वो रीपे हो रहा है तो वो कैश में चला जाएगा, पेमेंट कर दिया हम लोगों ने, बाय पीज लोन बोल के चला जाएगा, ठीक है। पी एंड क्यू वेयर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट, अच्छा तो वही जो डाउट था कि आर इंसॉल्वेंट हो सकता है क्योंकि उसका बैलेंस क्या दिख रहा था, क्रेडिट, in any cash required, but R was forced into bankruptcy and was not was only able to bring 1/3 of the amount due। अच्छा
तो बोल रहे पी क्यू जो है वो पूरा पूरा सॉल्वेंट है और जितने पैसे का जरूरत होगा वो लेके आएंगे, ठीक है। और आर बन चुका है बैंकरप्ट के लिए, मतलब इंसॉल्वेंट हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो भी उसका पेबल अमाउंट था उसका 1/3 उसने दिया है, ठीक है। मतलब पार्टली पेड किया है 1/3। अब देखना पड़ेगा कि आर का कितना अमाउंट बन रहा था, उसमें से वो 1/3 दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें प्रिपेयर क्या करने बोला है, कैश एंड बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला है प्रिपेयर करने के लिए। मतलब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ब्रैकेट में क्या दिया है देखो, आफ्टर ट्रांसफरिंग करेंट अकाउंट बैलेंसेस, वो तो करना ही था वैसे भी, ठीक है। हम लोगों ने तो देखा था ना कि करेंट अकाउंट, जब पहले दिन हम लोगों ने वो ड्रॉ किया था बैलेंस शीट, तो वहां पर मैंने दिखाया था ना करेंट अकाउंट कहां पर जाके ऐड हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। ये देखो इसी में तो देखा था शायद, नहीं इसमें नहीं होगा, ये तो मेरा 6 नंबर दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ स्टार्ट किए थे क्या डिसोल्यूशन, नहीं। तुम लोग देख सकते हो जो मैंने लिखवाया था ना, वहां पर करेंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ गया था, कैपिटल में ही गया था, ठीक है। अच्छा चलो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन तो एक बार पढ़ लिया। सबसे पहले यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट बनाने बोला है, तो लिखो कैश एंड बैंक अकाउंट। इलास्ट्रेशन 2 है, कैश एंड बैंक जैसे दिया है वैसे सीक्वेंस में बना लेते हैं। लेकिन ये अकाउंट तो लास्ट में ही क्लोज होगा, भले ही हमें सामने दिया है, लेकिन सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन, ठीक है। अच्छा कैश, हाँ रियलाइजेशन बनेगा। कैश एंड बैंक लिखो, उसके बाद जो बोला है वही बना लो, उसके बाद बोला है रियलाइजेशन, ठीक है। तो रियलाइजेशन लिख लो, मतलब लाइन बाय लाइन दिया है तो वैसे ही बना लेते। एबीसी लिख दिया है, नहीं तो फिर नाम अलग अलग देना पड़ेगा, आगे पीछे करके कर सकते हो। ये एबीसी को आगे पीछे कर दो, हो जाएगा। अच्छा कैश अकाउंट थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए होगा, मैंने तो इतना जगह रख दिया है। अच्छा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें तो ज्यादा जगह चाहिए होता है क्योंकि इतना सारा चीज लिखना पड़े। रियलाइजेशन इतना रख दिया मैंने। और पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब एक एक डेटा हम लोग लिखते हैं यहाँ बैलेंस शीट देख देख के, ठीक है। अच्छा एसेट साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो एसेट साइड का जो डेटा है वो हम लोग का रियलाइजेशन में जाएगा। टू सन्ड्री एसेट बोल के बुक वैल्यू में सारे रियलाइजेशन वाले अमाउंट लिखते जाना है। टू सन्ड्री एसेट्स। मैम कितने पार्टनर्स है? पार्टनर है 3, पी क्यू आर, 3 पार्टनर है, पी क्यू और आर। अच्छा टू सन्ड्री एसेट्स, पहले है क्या नाम है क्या है इसका, ट्रेडमार्क 40,000, ट्रेड मार्क 40,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000। एसेट साइड में प्लांट इक्विपमेंट 12,800, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्लांट एंड इक्विपमेंट 12,800, ठीक है। ये सब बुक वैल्यू लिखना है और कुछ नहीं करना। अच्छा फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट के बाद मोटर व्हीकल 700, मोटर व्हीकल 700, स्टॉक 3,900, स्टॉक 3,900, 3,900। अच्छा डेटर का ये वाला लिखना है 2,000, डेटर 2,000, डेटर 2,000। अच्छा अब एसेट साइड में देखो कैश एट बैंक है। अच्छा प्रोविजन लिख देते हैं बाई साइड में, बाई सन्ड्री क्रेडिटर बोल के प्रोविजन भी लिख देते हैं, बाई सन्ड्री क्रेडिटर, सॉरी सन्ड्री लाइबिलिटीज, क्रेडिटर क्यों बोल रहे हैं, सन्ड्री लाइबिलिटीज। इसमें पीबीडीटी, पीबीडीटी
100 प्रोविजन फॉर डेटर 100। अच्छा, इसके बाद कैश, कैश अकाउंट में लिखो टू बैलेंस बीडी 200, कैश अकाउंट में लिखो टू बैलेंस बीडी 200, टू बैलेंस बीडी 200 हो जाएगा। अच्छा, ये सब लिख लिया। मिसलेनियस लॉसेस में यहाँ पर पीएल है 12,000 और करेंट अकाउंट है 400, ठीक है। अच्छा, अब ये करेंट अकाउंट को हमें करने क्या बोला था, बोला कि करेंट अकाउंट को ट्रांसफर कर दो कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर बताया गया था, देखो, आफ्टर ट्रांसफरिंग करेंट अकाउंट बैलेंस। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसमें करेंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा बोल रहा है, ठीक है। तो हम लोग करेंट अकाउंट का बैलेंस कैपिटल में लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो बनाया है हम लोगों ने PQR, वहां पर लिखना पड़ेगा PQ और R। यहाँ पर भी लिख लेते हैं PQ और R। तो यहाँ नीचे साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इधर आएगा डेबिट साइड में, R के यहाँ पर टू बैलेंस BD बोल के, टू बैलेंस BD R में आ रहा है कितना 400। तो ऊपर लिखने से भी होता, चलो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा सा नीचे ही लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस, अब ये PL को क्या करना पड़ेगा, ये लेकिन करेंट अकाउंट में ही एडजस्ट होना चाहिए। सोच के देखो, क्यों, क्योंकि इनका जो कैपिटल मेथड है ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए, करेंट अकाउंट में। तो करेंट अकाउंट में इसे एडजस्ट करके लिखने से ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना। बात समझो, हम लोग क्या बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। क्या कैपिटल अकाउंट में हम लोग कुछ किसी भी तरीके का सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स या प्रॉफिट लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि मेथड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है तो मुझे उसे कैसे दिखाना पड़ेगा, करेंट अकाउंट में प्रॉफिट का इंपैक्ट दिखा देते वर्किंग नोट में, फिर उसे एडजस्ट करके उसे ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सही प्रेजेंटेशन होगा, नहीं तो मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग वो फिर गलत हो जाएगा। तो हम इतना जगह रख देते हैं कैपिटल के लिए। पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। तो यहाँ पर लिखो PQ और R, इनका करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखते हैं, करेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस। तो R का तो अभी अभी देखा हम लोगों ने 400 था, R का 400 था, और बाकी पार्टनर लोगों का भी है 500 और 9000, P का 500 और Q का 9000, लेकिन ये क्रेडिट है, ठीक है, इनका क्रेडिट है, और इसका लॉस है, इसका डेबिट है। अब क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके का पार्टनर लोगों को मिलने वाला शेयर, अब देखो ये डिसोल्यूशन के पहले का प्रॉफिट है वैसे भी, है ना, क्योंकि ये तो डिसोल्यूशन के पहले बैलेंस शीट बना हुआ है। तो ये जो लॉस है ये करेंट अकाउंट में जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग फॉलो करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करो PL, ठीक है, PL का डेबिट बैलेंस, क्योंकि हम लोगों का क्रेडिट साइड में, मतलब जितने भी लॉस लिखोगे सब माइनस में लिखना पड़ेगा। लॉस है मतलब माइनस होगा सारा डेटा, ठीक है। तो लॉस कितना है 12,000, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1। तो 12,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 12,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये लॉस कितना हो जाएगा 6,000, और ये वाला 4, और ये हो जाएगा 2,000, ठीक है। अच्छा, ये सब डेबिट बैलेंस है, क्यों, क्योंकि ये डेटा तो मेरा एसेट साइड में लिखा हुआ था, तो ये मेरा डेबिट बैलेंस है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, P का जो क्रेडिट करेंट अकाउंट का बैलेंस था ये डेबिट हो गया, कितना हो जाएगा 5,500, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। Q का क्रेडिट ही रहा 5,000, क्रेडिट रहा, ठीक है। अच्छा, और ये वाला इसका तो पहले से ही डेबिट था और भी डेबिट हो गया 2,400, ठीक है। तो अगर हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में लिख देंगे, आंसर में ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं आएगा, आंसर तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करोगे बैलेंस वही आ जाएगा, लेकिन उसका ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो आ ही जाता, हम लोग PL डेबिट किधर लिखते, इधर लिखते। तो जो मैंने वर्किंग नोट में एडजस्ट करके दिखाया वो ऑटोमेटिकली इसी अकाउंट में हो जाता, लेकिन वो ट्रीटमेंट गलत होता, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में तो
पार्टनर को दिया गया किसी भी तरीके का पेमेंट या लिया गया पेमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये पी का हम लोग डेबिट बैलेंस लिखेंगे, करेंट अकाउंट का कितना 5500। तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी जो मैंने लिखा है इसमें सभी का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो लिखो टू बैलेंस बीडी कितना कितना लिखेंगे, यहाँ पर करेंट अकाउंट को ट्रांसफर करने बोला था तो ऐसे लिखो टू करेंट अकाउंट, ऐसे करके लिख दो। करेंट अकाउंट को ट्रांसफर करना होता है ना कैपिटल में, तो टू बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते। क्यों टू बैलेंस बीडी, मतलब तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पर्टिकुलर लेजर हो जाएगा। तो ये लेजर का नाम तो मैंने करेंट अकाउंट रखा ही नहीं है, तो हम टू बैलेंस बीडी अगर लिखेंगे ये तो और एक गलती हो जाता। मैंने क्या लिखा था टू बैलेंस बीडी, लेकिन ये है ही नहीं करेंट अकाउंट। कैपिटल में करेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो करेंट अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो करेंट अकाउंट अगर क्रेडिट है तो डेबिट होगा, डेबिट है तो क्रेडिट होगा। देखो दो पॉइंट है, समझ लो अच्छे से। सबसे पहला पॉइंट कि करेंट अकाउंट कैपिटल में ट्रांसफर होता है, तो करेंट अकाउंट अगर कैपिटल में ट्रांसफर होगा तो करेंट अकाउंट अगर मेरा क्रेडिट है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। और अगर डेबिट है तो क्या होगा, क्रेडिट है। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग का करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी आया है और क्रेडिट बैलेंस भी आया है। तो इसका मतलब कैपिटल में टू करेंट भी जाएगा और बाई करंट भी जाएगा। लेकिन इधर तुम लोग थोड़ा सा जगह जरूर छोड़ देना क्योंकि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से होगा। देखो क्लियर हुआ बात, कैसे करके करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो किसका बैलेंस किधर जाने वाला है, वर्किंग नोट से देखो। डेबिट है 5500 पी का, तो वो किधर जाएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा ना, डेबिट बैलेंस है। और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है, देखो क्यू का क्रेडिट बैलेंस है जो है 5000। मतलब ये तो क्लोजिंग ही दिखा रहा है ना, हम लोगों ने क्लोजिंग में ही तो एडजस्ट किया। जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं क्रेडिट को क्रेडिट डेबिट को डेबिट, वैसे ही होगा। ये कोई ओपनिंग बैलेंस, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस ही तो हम लोगों ने ब्रॉट डाउन किया ना एडजस्ट करके। और आर का कितना है 2400, ठीक है। देखो ये बात हमारा क्लियर होना चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट जब मैंने सिखाया तब तुम लोग को बोला था कि पार्टनर का करेंट अकाउंट कहां पर जाएगा, कैपिटल में जाएगा। तो हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। अब करेंट अगर अकाउंट डेबिट है, जैसे फिक्स्ड एसेट डेबिट है तो क्लोज कर रहे हो तो क्रेडिट कर रहे हो, सेम तरीके से करेंट अकाउंट डेबिट है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और क्रेडिट है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब यहाँ पर हुआ क्या, बैलेंस डायरेक्टली करेंट अकाउंट का नहीं गया, इसमें एक पीएल का एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ा क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो पीएल यहाँ पर ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर पीएल के अलावा कुछ और होता, लाइक सैलरी होता या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स या फिर ड्राइंग, सब यहाँ पर आता, ये पूरा एडजस्ट होके फिर पुट होता, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर कौन सा पॉइंट करते हुए इतना सारा चीज हम लोगों ने कर लिया, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया। अब हमें लाइबिलिटी साइड में जाना चाहिए। तो लाइबिलिटी में फिक्स्ड कैपिटल का जो बैलेंस है वो कहां पर ब्रॉट डाउन होगा, कैपिटल में होगा बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, 20,000 20,000 और 10,000 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि ये कैपिटल का बैलेंस है, ठीक है। तो ये 20,000 20,000 10,000, अगर इसमें भी कुछ नेगेटिव होता तो हम लोग इसका साइड चेंज करके लिखते, अगर बाई चांस कुछ नेगेटिव होता, ठीक है। अच्छा फिर देखो करेंट अकाउंट, इसका हम लोगों ने एडजस्टमेंट कर लिया ना, अभी अभी किया, तो ये भी हट गया है। और अब है लोन फ्रॉम पी, तो ये तो पे करना पड़ेगा, तो ये कहां पर लिखेंगे, कैश में। तो कैश में क्या लिखोगे, बाई पीज लोन। तो लोन पे करने से क्या होता है, लोन डेबिट हो जाता है, लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक होता है, तो यहां पर लिखेंगे बाई पीज लोन, क्योंकि लोन कैश में ट्रांसफर होगा। अच्छा कितना है 8,000, ठीक है। और यहाँ पर दिख रहा है ट्रेड क्रेडिटर, ये कहा जाएगा, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में यहाँ पर लिखो सन्ड्री लाइबिलिटीज में प्रोविजंस के नीचे क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू है 12,400। तो पूरा बैलेंस शीट हम लोगों ने खाली कर दिया, ठीक है। बैलेंस शीट में जो भी डेटा लिखना था जिधर, सारा चीज लिख लिया। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 1 जुलाई 2022 द पार्टनरशिप वाज डिसॉल्व्ड, मोटर व्हीकल वाज टेकन ओवर बाय क्यू एट ए वैल्यू ऑफ ₹500 बट नो कैश पास्ड स्पेसिफिकली इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो क्यू ने क्या ले लिया है, मोटर व्हीकल, तो हम लोग क्यू का वैल्यू को कम कर देंगे, ठीक है। क्यू अगर हम लोग बेच देते मार्केट में तो बाई कैश इधर लिखते, तो अभी क्या लिखना पड़ेगा, बाई क्यू।
ब्रैकेट में लिख दो या फिर हाइफन देके मोटर व्हीकल टेकन। अच्छा, कितने में लिया है उतना लिखना, बुक वैल्यू जितना भी रहा हो। मोटर व्हीकल 700 रुपए का था लेकिन इसने लिया 500, तो 500 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्यू क्यू बोल के वहां पर कैपिटल में क्रॉस पोस्टिंग भी कर लो, साथ ही साथ टू रियलाइजेशन बोल के, टू रियलाइजेशन मोटर व्हीकल टेकन। अच्छा, ये चला जाएगा क्यू अकाउंट में 500 रुपीज, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। सेल ऑफ द एसेट रियलाइज, तो ये सब तो बाई कैश बोल के आ जाएगा। ट्रेडमार्क, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट इक्विपमेंट, स्टॉक, ट्रेड डेटर, जितना जितना बोला है उतना उतना देख के लिख दो, ठीक है। बाई क्या बोल के लिखेंगे, कैश है कि बैंक है? कैश एंड बैंक है, तो बाई कैश एंड, हाँ तो बाई कैश एंड बैंक बोल के, बाई कैश एंड बैंक ऐसे एट बोला है। तो बैंक ही होगा बेसिकली, कैश एट बैंक मतलब बैंक में जो पैसा है, कैश एट बैंक। अच्छा, क्या क्या मिल गया इन लोगों को? ट्रेडमार्क से कुछ नहीं मिला, 0। तो अगर नहीं भी लिखोगे चलेगा, फिर भी हम लिख देते हैं ट्रेडमार्क से कुछ नहीं मिला है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं और क्या बेच दिया। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7000। अच्छा, और क्या बेचा है? प्लांट इक्विपमेंट 5000, प्लांट इक्विपमेंट 5000, स्टॉक 3000, ट्रेड डेटर 1600, स्टॉक 3000, डेटर 1600, डेटर 1600। ये सब एसेट बेच के इनको कैश मिला हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। ट्रेड क्रेडिटर वेयर पेड 11,700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ट्रेड डेट, यानी टू कैश एट बैंक हो जाएगा, क्रेडिटर पेड हो जाएगा, क्रेडिटर पेड, क्रेडिटर को पे किया गया है 11,700 फुल सेटलमेंट में, ठीक है। तो फुल सेटलमेंट इसीलिए बोल रहा है, शायद क्रेडिटर को इससे ज्यादा मिलने वाला था। देखो 12,400 मतलब उसने डिस्काउंट दे दिया होगा, तो 11,700 में सेटल डाउन हो गया। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1,500, मतलब डिसोल्यूशन का एक्सपेंस, तो टू कैश एट बैंक, डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर रियलाइजेशन भी लिख सकते हो, तो एक ही बात है। ये है 1500, ठीक है। 1500 का कैश एट बैंक हो रहा है, एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लोन फ्रॉम, अच्छा द लोन फ्रॉम पी वाज रीपेड, वो तो मैंने पहले एंट्री कर दिया वहां पर, ठीक है। पी एंड क्यू वेयर बोथ फुल्ली सॉल्वेंट, और ये जो भी जरूरत है ला पाएंगे, और जो बैंकरप्ट हुआ है आर, वो 1/3 तक पे किया है, ठीक है। तो अभी बाकी चीजों को पता करने के लिए सबसे पहले क्लोज करना पड़ेगा किसे? रियलाइजेशन अकाउंट में, और चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। लॉस ही होगा, जब भी हम लोग का इंसॉल्वेंसी का केस होगा ना, तो लॉस ही होगा, ठीक है। मैम टोटल 80,600 हो रहा है, एक बारी देखिए ये रियलाइजेशन का टोटल 80,600। 80,600, और इधर कितना आएगा माइनस करके? थर्टी फाइव नहीं, कुछ गलत हो गया क्या? 51 51 है, अच्छा तो 51 चेक करो एक बार, गलत हुआ वो 51,000। पीस कैपिटल, यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल,
देख लो एक बार, कहीं मेरे से कुछ छूट तो नहीं गया है। 51,000 51 ही आ रहा है मैम, 51 अच्छा ही आ रहा है। साहिल का कुछ गलत हो गया होगा कैलकुलेशन। 3 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 3/6, 2/6, 1/6। आया 51। नहीं आ रहा, कुछ लिखा नहीं होगा। देखो 100 लिखा है लाइबिलिटी साइड में, 100, 12,400, 500, एक जीरो कम लिखा होगा तभी। 12,400, 500, इधर आ रहा है 7,000, 5,000, 3,000, 1,600। 16,000 तभी इतना कम हो जा रहा है। हाँ, कितना आ रहा है लॉस? डिवाइडेड बाय करो 6 इंटू 3, 20, हाँ 25,500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, 17,000 डिवाइडेड बाय 2 करने से 8,500। ठीक है, ये आ रहा है रियलाइजेशन लॉस। अच्छा, अब ये लॉस को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में, जैसा होता है वो तो होगा। ठीक है, ट्रांसफर करो। 2 जगह रखा है मैंने, हाँ रखा है। 2 रियलाइजेशन लॉस, 2 रियलाइजेशन लॉस 25,500 आया पी का, 17 और 8,500। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? पहले ये चेक करेंगे कि जो इंसॉल्वेंट हुआ है ना, कौन इंसॉल्वेंट हुआ है? आर। ठीक है, तो आर को कितना, आर का मतलब इंसॉल्वेंसी की वजह से कितना लॉस हो रहा है। तो देखो आर का यहाँ पर डेबिट क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का दिख रहा था 10,000। ठीक है, और उधर का तुम लोग एडजस्ट करो। बंद कैसे हो जा रहा है? 10,000 और इधर कितना हो रहा है? 10,900। तो 10,900 हो रहा है ना इधर। डेबिट बैलेंस 10,000, 2,400 और 8,500। तो कितना लॉस हो रहा है जो वो नहीं दे पाएगा? 900। ठीक है, क्योंकि देखो क्रेडिट 900 का लॉस हो रहा है जो आर पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हो चुका है इंसॉल्वेंट। फिर भी उसे फोर्स किया गया तो उसने कितना दे दिया? 1/3। तो कितना दिया होगा? 900 का 1/3, 300, 300। तो उससे जो अमाउंट मिल गया उसको हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैंक। ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्योंकि उसने दिया है, उसके बाद हम लोग गार्डनर वर्सेस मोरे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 300। अच्छा, ये कैसे आया? इसको अभी फिलहाल के लिए एक वर्किंग नोट बना लो, नहीं तो बाद में तुम लोग नहीं समझ पाओगे कि कैसा करके हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ पर ऐसे लिख लो कि आर्स क्रेडिट बैलेंस, ऐसे लिखते हैं आर्स क्रेडिट बैलेंस कितना है? क्रेडिट में 10,000 है। ठीक है, और आर का डेबिट बैलेंस जो भी मिला के हो रहा है, मैंने डायरेक्टली क्रेडिट और डेबिट लिख दिया। तो ये हो रहा है 2,400 प्लस 8,500 यानी 10,900। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी हो रहा है, ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। अब क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो चुका है तो इसका मतलब हमें ये देख के लग रहा है कि अब ये 900 तो दे नहीं पाएगा। फिर भी उसने दिया, कितना दिया? पेड 900 इंटू 1/3, 300 दिया। तो लॉस कितना आ रहा है? पार्टली लॉस आ रहा है 900 माइनस 300 यानी कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, ये लॉस कौन बियर करेगा? P और Q। ठीक है, ये लॉस किसको देना पड़ेगा? P और Q को देना पड़ेगा। कौन सा कैपिटल रेशियो में देना पड़ेगा ये बताओ? कैपिटल रेशियो में। अब कैपिटल रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड मेथड है, बोलो क्या होगा? 2:1 तो नहीं होगा, सिर्फ दो पार्टनर। 3 नहीं तो 2:2 होगा ना। 1:1 होगा। फिक्स्ड मेथड है ना, फिक्स्ड मेथड में हमें कौन सा लेना पड़ेगा?
देखो लिखवाया हुआ है, एक बार पढ़ लो, इसीलिए मैंने लिखवाया ताकि याद रहे। ये देखो क्या लिखवाया मैंने। 360 और 240। हाँ 360 और 360, 300 300 होगा ना, 300 300 इक्वल है। बट यहाँ पे 3:1 था ना। हाँ तो लेकिन 1 तो क्यों करेंगे, 1 तो वो तो इंसॉल्वेंट हो गया, वो तो दे नहीं सकता है, बाकी दोनों देगा, तो 1:1 होगा ना। ये देखो फिक्स्ड कैपिटल मेथड जब यूज करेंगे तो कैपिटल रेशियो लेना है। तुम लोग कैपिटल रेशियो सबको ही बोल रहे हो 2:1, सही बात है 2:1, लेकिन आर को तो देना है नहीं, तो तुम लोग 2:1 लोगे तो फिर 2/5 कर दोगे, तो गलत हो जाएगा ना, देगा कौन, पी क्यू, तो तुम लोग 2:2 लोगे ना, आर को तो लेना ही नहीं है, वो दे ही नहीं पाएगा, तभी तो इतना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग को 2:2 करना है। अगर तुम लोग 2:1 के हिसाब से देखोगे तो 2/5 कर दोगे, वैसा नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें उसका हिस्सा तो है ही नहीं। तो हमें सिर्फ किसका लेना पड़ेगा, जो पार्टनर बच गए मतलब सॉल्वेंट है उनका कैपिटल रेशियो, यानी 20,000 और 20,000 का हमें यहाँ पर रेशियो लेना पड़ेगा 1:1। तो कितना हो जाएगा 300 और 300। ठीक है, अगर तुम लोग 2:1 ले लेते हो तो उसमें प्रॉब्लम ये हो गया कि और एक पार्टनर को भी तो इंक्लूड कर रहे हो ना, लेकिन वो तो दे नहीं पाएगा। तो 300 300। अब इसका एंट्री कैसे होगा, अच्छा एंट्री करने के पहले हम लोग को और एक काम भी करना है। इनको तो सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि वी आर सॉल्वेंट, तो इनको क्या करना पड़ेगा, कैश लाना पड़ेगा। कितना कैश लाना पड़ेगा, जितना रियलाइजेशन लॉस है। ठीक है, तो पहले एंट्री करो, पहले तो इनको बोला गया कि प्रूव करो कि आप लोग सॉल्वेंट हो, फिर पैसा लेके आना। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक। ठीक है, कितना लाना है 25,500 और एक जन को 17,000। ये देखो दिख रहा है लॉस, ये थोड़ी ना कुछ लाएगा, इसमें मत लिखो क्योंकि ये तो ला नहीं पाएगा बोल के तो इतना कुछ रूल्स फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे जो लॉस हुआ, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया। तो एंट्री क्या होगा, पीज अकाउंट डेबिट, क्यूज अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा आर। जैसे गुडविल का एडजस्टमेंट होता है, पी का कैपिटल डेबिट होगा, क्यू का कैपिटल डेबिट होगा, आर के बिहाफ में पे हो रहा है तो टू आर्स कैपिटल, मतलब आर को दिया जा रहा है, लो भाई 600 रुपए तुम्हारा, तुम लोग मतलब तुम पे कर दो, हम लोगों ने तुम्हें दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाई पी एंड क्यू लिख दो। कहां पर लिखोगे, आर के यहाँ पर 600, चाहो तो दो बार भी लिख सकते हो, बाई पी 300 बाई क्यू 300, और इधर क्या लिखेंगे 2R। ठीक है, 2R's कैपिटल, पी में कितना लिखेंगे 300 और क्यू में कितना लिखेंगे 300, और ये सब ऐड करने के बाद देखेंगे बैलेंस क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली डेफिशिएंसी पे हुआ। ठीक है, जो डेफिशिएंसी आर के कारण हुआ, यहाँ पर एडजस्ट करके देखो कितना आ रहा है 14,000। टोटल टोटल कितना आ रहा है 45,500 पी का, इधर का पहले टोटल लिख लेते 45,500। अच्छा, और इधर -45,500। अच्छा, ये सब लॉस वॉस पे करने के बाद भी पी को मिलेगा कितना, मिलेगा 14,200। टू बैंक आ रहा है ना इधर, 14,200, 45,500। अच्छा, क्यू का 25 और 17, तो 25 + 17 क्यू का हो रहा है 42,000, 42,000। ठीक है, क्यू का टोटल कैपिटल बना 42,000, जिसमें से रियलाइजेशन लॉस के लिए 17 पे कर दिया है और इधर 500, 25,000 - 500, 24,000, और ये 300 भी तो होगा ये वाला, 24,200 मिलेगा, 24,200 हो रहा है 42,000, और इसका क्लोज हो जाएगा। इसका तो देखो टोटल करने से टैली हो जाना चाहिए, क्योंकि इसका इधर आ रहा था 10,900। ठीक है,
ये जो इंसॉल्वेंट वाला है 10,900 आ रहा था, लेकिन इसके पास तो 10,000 ही हो रहा था, फिर उसने 300 पे किया, मतलब 10,300 अपने से ही एडजस्ट कर दिया, सिर्फ 600 इसके जगह किसने एडजस्ट किया, PQ ने, जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है। तो ये टोटल करेंगे तो मैच होके कितना हो जाएगा, 10,900 ही होगा। तो चाहो तो सबसे पहले जो इंसॉल्वेंट है उसका कॉलम क्लोज कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद बाकी क्लोज करके आर का 10,900 पेबल था, आर कितना पे कर पाया, 10,000 कैपिटल से एडजस्ट कर दिया और 300 वो अपने एस्टेट से दे दिया, तो उसका कम कितना हो रहा था, 600। ये किसने दे दिया, पी और क्यू ने, और इसका अकाउंट देखो क्लोज हो गया ऐसे करके, ये देखो यहाँ 600 लिख दिया, ये क्लोज हो गया। और पी का देखो, पी का 20 और 25,000, पी का कैपिटल था 20,000 और उसने रियलाइजेशन के लिए कैश लाया, तो अभी उसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 45,500, जिसमें से करेंट अकाउंट का जो नेगेटिव बैलेंस है वो डिडक्ट होगा, रियलाइजेशन लॉस डिडक्ट होगा, आर के लिए उसने जो सेक्रीफाइस किया वो डिडक्ट होने के बाद भी उसे पैसा मिलेगा बिजनेस से, कितना मिल रहा है, 14,200, क्योंकि वो सारे लॉस एडजस्ट होने के बाद भी बैलेंस पॉजिटिव दिख रहा है। सेम कंसेप्ट क्यू के लिए भी हुआ, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का यहाँ पर 24,200 ये पेबल हो रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, कैश वाला बाकी, कैश अकाउंट इसको क्लोज करना पड़ेगा। देखो ये लिख लियो, अगर कुछ लिखना है तो बोलो, हम दिखा देते हैं, नहीं तो कैश अकाउंट बनो, लिखो तुम लोग तब तक, कैश अकाउंट बनो, क्रॉस पोस्टिंग ही तो करना है देख के। अच्छा, क्रॉस पोस्टिंग करना है, देखो कैश अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग, सबसे पहले यहाँ पर ये एसेट बिक गया है बोलो, ठीक है, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन क्या क्या बिका है, ट्रेडमार्क से तो कुछ मिला नहीं, लिखने का जरूरत नहीं है, बाकी लिख दो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है जो पूरे लिखे देते पर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और प्लांट स्टॉक डेटर, प्लांट एंड इक्विपमेंट स्टॉक और डेटर, ठीक है। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 7,000, प्लांट वाला है 5,000, स्टॉक है 3,000, डेटर था 1,600, ठीक है। 7,000, 5,000 और 3,000, 1,600 चाहो तो टोटल ऐड करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर और देखते हैं कैश ये है, बाई बाई रियलाइजेशन होगा, ये दो पेमेंट, ठीक है, एक क्रेडिटर का एक एक्सपेंसेस का, बाई रियलाइजेशन, क्रेडिटर का पेमेंट और एक्सपेंस, क्रेडिटर का पेमेंट था 11,700 और एक्सपेंस था 1,500, चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ। और कैश का यहाँ पर आया, देखो एक इन्होंने रियलाइजेशन का लॉस का जो पेमेंट लाया और आर ने जो अपना 1/3 पे किया था, ये दोनों भी क्रॉस पोस्टिंग होगा ना, 2R और 2P 2Q बोल के सारा क्रॉस पोस्टिंग करो, आप कैपिटल अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग करो, रियलाइजेशन तो कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, ऐसे लिख देते, कितना अलग अलग लिखे, कैपिटल अकाउंट बोल के नीचे नाम लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं बाई कैपिटल बोल के और नीचे नाम लिख देते हैं, तो शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। बाई कैपिटल अकाउंट में बाई साइड में कौन सा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, अच्छा पी का 25,500, क्यू का 17,000 और आर का 300, 25,500, 17,000, पी क्यू और आर 25,500, 17,000 और 300, ये जो कैश इंट्रोड्यूस हुआ, और जो ये लोग लेके जाएंगे वो तो दो ही पार्टनर था, पी क्यू, आर क्या लेके जाएगा, उसके बदले तो ये लोग पे कर रहा है, 14,200 आया बैलेंस, और एक बैलेंस आया 24,200। अब ये सब लिखने के बाद ये वाला अकाउंट हम लोग का बैलेंस हो जाना चाहिए, मतलब टोटल टैली हो जाना चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए, ठीक है, अगर बचेगा तो फिर गलत हुआ होगा।
8,000, 11,700, 1,500, 14,200 नहीं मैच हो रहा है क्या? 24,200 হচ্ছে না? 59,600, हाँ 59,600 मेरा इधर तो आ गया। 59,600 क्रेडिट साइड। अब डेबिट साइड भी आ रहा है कि नहीं, माइनस कर करके देख लेते हैं। -7,200, -5,000, 3,000 और 1,000 मतलब 4,600, 4,600, अच्छा 25,500, 17,300, हाँ मैच तो हो रहा है। एक बार तुम लोग भी देख लो। 59,600। इसमें लेकिन काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, आसानी से नहीं होगा, ठीक है। और फ्लक्चुएशन सारी चीजों को अगर ऐड कर देगा तो बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करना। वैसे देखो अगर फिक्स्ड कैपिटल में थोड़ा इधर उधर हो भी जाता है तो आंसर मैच हो जाएगा, लेकिन बैंक में आके शायद मैच ना भी हो, क्योंकि रेशियो जो है मैच हो जाएगा, अमाउंट अलग अलग आ जाएगा लेकिन मैच हो जाएगा। लॉस अगर किसी और रेशियो में दोगे तो भी मैच हो जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। अच्छा ये थर्ड नंबर जो है ये तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के हिसाब से है, ये वाला कर सकते हैं। फोर्थ नंबर वाला, हाँ ये हो जाएगा फोर्थ नंबर वाला। देखो इसमें क्या बोला है, ए बी सी एंड डी शेयरिंग profits in the ratio 4:3:2:1 decided to dissolve their partnership on 31st March 2022 when their balance was as follows। creditor realization में जाएगा। अच्छा बोलो employees provident fund ये कहाँ जाना चाहिए? हाँ बोलो। पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, पेन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, हाँ फंड हम लोग का क्या होना चाहिए, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। अच्छा कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाएगा, बैंक का लेजर बन जाएगा, डेटर स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंस प्लांट मशीनरी पेटेंट सारे के सारे रियलाइजेशन में जाएंगे, ठीक है। और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस ये कहां पर जाएगा, कैपिटल में ही जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा, टू साइड में जाएगा, नेगेटिव है ना ये दोनों, ठीक है। One of the creditor took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200। बोल रहा है क्रेडिटर जो है, जितना क्रेडिटर है ये तो टोटल क्रेडिटर है, इसमें से एक क्रेडिटर है जो कि पेटेंट ले लिया है कितने का, 5,000 का। पेटेंट कितने का था, टोटल 8,000 का। तो 5,000 का पेटेंट ले लिया है, लेकिन जिसका वैल्यू उसने कितना किया है 3,200, तो क्रेडिटर कितना कम हुआ, 3,200 क्रेडिटर कम हुआ, बाकी कम नहीं हुआ। और पेटेंट अभी कितना दिखेगा, मतलब पेटेंट 8,000 था, उसमें से 5,000 टूक ओवर हो गया है बुक वैल्यू पे, तो ये कितना दिखेगा 3,000। बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर वाज पेड एट डिस्काउंट ऑफ 400, और बाकी जो क्रेडिटर बचा कितना बचा, यहाँ पर देखो 11,500, ठीक है। इनको कितने में डिस्काउंट में दिया जा रहा है, 400 डिस्काउंट, तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा 11,100, ठीक है, इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा फिर जेएलपी है, बोल रहा है जेएलपी है 20,000 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट एंड दिस वाज सरेंडर फॉर 4,500। तो सरेंडर वैल्यू मिलेगा कि पॉलिसी वैल्यू मिलेगा, क्यों पॉलिसी वैल्यू तो डेथ होने पे या पॉलिसी मैच्योर होने पे मिलता है, तो यहाँ तो डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इन लोगों ने अचानक बंद कर दिया, तो क्या देगा कंपनी, सरेंडर वैल्यू देगा। यहाँ तो हमें बोला नहीं कि पॉलिसी इनका मैच्योर हो गया है, बोल तो रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी था जो कि बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, नहीं दिखाया गया क्योंकि बैलेंस शीट को उसको एज एन एक्सपेंस लिया है, उसको एज एन एसेट नहीं কোথায় ম্যাচিওর হয়ে গেছে বলেন, বলেন তো দেয়ার ওয়াজ এ জয়েন্ট লাইফ পলিসি অফ 20,000 একটা আছে এন্ড দিস ওয়াজ সারেন্ডার, এটাকে সারেন্ডার করে দিতে হবে, কারণ যদি বিজনেস বন্ধ করে দিচ্ছ তাহলে তো আর তুমি প্রিমিয়াম ভরবে না, তাহলে তোমার লাইফ পলিসি তো বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেলে কোম্পানি বলছে তাহলে কত পাবো 4,500, একমাত্র ডেথ হলে বা যদি আমরা পলিসিটাকে কমপ্লিট করে ফেলেছি তাহলেই আমরা পলিসি ভ্যালু পাবো, আদারওয়াইজ কোনো ভাবেই পলিসি ভ্যালু আমরা পাবো না। अच्छा हाँ, तो इसका करना क्या है, सरेंडर वैल्यू को
सरेंडर वैल्यू हम लोग का रियलाइजेशन में आएगा क्योंकि उसका कैश मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग रियलाइजेशन में दिखा देंगे और उसका पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पार्टनर लोगों में, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड बता दिया है, डेटर से कितना मिला, स्टॉक प्लांट से, पेटेंट 60% ऑफ देयर बुक वैल्यू जो है मिलेगा, एक्सपेंसेस ये दे दिया है, डी इंसॉल्वेंट हुआ है और एक डिविडेंड ऑफ 25 पैसा, मतलब इन ए रूपी वॉज रिसीव, ये देखो बोल रहा है डिविडेंड ऑफ 25 पैसा इन ए रूपी वॉज रिसीव, मतलब 1 रुपए की जगह डी कितना देने में केपेबल है, 25 पैसा, ठीक है। तो बाकी उसका कितना अमाउंट है उसके हिसाब से देख लो, मतलब 25% पे करेगा, बाकी पे नहीं कर सकेगा, ठीक है। इन रेस्पेक्ट ऑफ द फर्म्स क्लेम अगेंस्ट हिज एस्टेट, तो इसका जो एस्टेट है उसमें वो बता दिया है भाई हम तो 25% ही दे पाएंगे जो भी मेरा पेबल अमाउंट है, क्योंकि मेरा सिचुएशन ऐसा है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट, देखते जितना बन पाता है, ठीक है। चलो, तो नेसेसरी बोल दिया है, तो नेसेसरी में क्या होगा, रियलाइजेशन तो बना लेते हैं, बाकी देखते हैं होगा तो, नहीं तो तुम लोग होमवर्क ले लेना। रियलाइजेशन अकाउंट इलस्ट्रेशन 4, रियलाइजेशन अकाउंट पूरा पेज ही रख लेते हैं और कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। अच्छा, देखते हैं, एसेट से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। टू सन्ड्री एसेट्स, बैंक पहले लिख दो, टू बैलेंस बीटी बैंक में लिख दो, बैंक का लेजर दिख रहा है सबसे पहले, टू बैलेंस बीटी, ठीक है। टू बैलेंस बीटी कितना है देखो, 535 लिख दो, 535 बुक वैल्यू। अच्छा, नेक्स्ट हमें लाइन बाय लाइन सारे एसेट्स दिख रहे हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ और वहां पर जाके लिखो टू सन्ड्री डेटर, सॉरी टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स में डेटर 15,850 लिखो, डेटर 15,850, डेटर 15,850। उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक है 25,200। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, वो है 800, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 800। प्लांट मशीनरी 20,000, पेटेंट 8,000, प्लांट मशीनरी 20,000, पेटेंट 8,000, पेटेंट 8,000, ठीक है। ये सब बुक वैल्यू में लिख लिया हम लोगों ने, और देखते हैं इसके बाद क्या है। कैपिटल, कैपिटल लिखो, कैपिटल अकाउंट में टू साइड में जाएगा, सी और डी का, 3,200, 8,450। तो पार्टनर लोगों का नाम है ABC, ABC, ABCD भी है ना, ABCD, 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 कैपिटल का टू बैलेंस बीडी भी है और बाई बैलेंस बीडी भी है, लिखो बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बाई साइड में हम लोग का जो पॉजिटिव है वही जाएगा, मतलब 40 और 20, ए और बी का जाएगा, है ना, 40 और 20। CD का क्रेडिट है, क्रेडिट है हम लोग का 3,200 और 8,450, 8,450। अच्छा, तो एसेट साइड देखो, एसेट साइड पूरा लिख लिया हम लोगों ने, इधर ये कैपिटल भी लिख लिया, लिखते लिखते क्रेडिटर और ये इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिटर हम लोग रियलाइजेशन में लिखेंगे, तो लिखो रियलाइजेशन में बाई सन्ड्री लायबिलिटी, क्रेडिटर,
क्रेडिटर हम लोग का हो जाएगा 15,700। ठीक है, 15,700 हो गया। अच्छा, और बाकी यहाँ पर देखते हैं क्या क्या सेल हुआ है इसके बाद। 1/2 ऑफ द क्रेडिटर टुक सम ऑफ द पेटेंट। अच्छा, ये तो पेमेंट का रूल्स बता रहा है, जो पैसा मिला बेच के वो लिख ले, 3rd नंबर पॉइंट, ये ठीक रहेगा, तब हमें करने में आसानी हो जाएगा। तो लिखो बाय कैश। लेजर क्या है, कैश है कि बैंक है? बैंक है, तो बाय बैंक, बाय बैंक। ठीक है, डेटर 10,800, डेटर 10,800। ठीक है, डेटर 10,800। अच्छा, इसके बाद स्टॉक 15,600, स्टॉक हो गया 15,600। अच्छा, और क्या होगा? प्लांट 12,000, प्लांट 12,000। अच्छा, पेटेंट बोला है 60% ऑफ बुक वैल्यूज, तो पेटेंट। अच्छा, पेटेंट का कुछ एडजस्टमेंट भी था और 60% ऑफ बुक वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बोला था कि हाँ पेटेंट ले लिया है किसी ने, बुक वैल्यू कितना 5,000, तो 8,000 से तो 5,000 पहले ही लेस हो जाएगा क्योंकि क्रेडिटर ने पेटेंट लिया था। तो बचा कितना? 8,000 से 5,000 लेस करने के बाद जो बचेगा उसी का हमें रियलाइजेशन मिल सकता है। तो कितना हो जाएगा इसका? 60%, 1,800। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? पेटेंट तो है नहीं हमारे पास 8,000 कि हम लोग 8,000 पे 60% कर दे, क्योंकि क्रेडिटर ने 5,000 का पेटेंट टेक ओवर कर लिया था, ले लिया था, तो 1,800 हमारे पास पेटेंट का पड़ा हुआ है। अच्छा, पेटेंट लिख लिया। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, पेटेंट के बाद बोला है रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500, तो लिखो इधर टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,500। ठीक है, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस हम लोग का 1,500 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,500। अच्छा, अब आगे यहाँ पर देखते हैं और क्या है। हाँ, जेएलपी, जेएलपी जो मिला उसका हमें यहाँ पर बाय बैंक में लिखना पड़ेगा ना, जेएलपी रिसीव हुआ। अच्छा, कितना वैल्यू मिलेगा? सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू कितना था? 4,500, ये लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये क्रेडिटर का पेमेंट, ये जो .1 में था उसे लिखना पड़ेगा। क्रेडिटर को जो पेमेंट किया, तो यहाँ पर लिखते हैं टू बैंक, पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे? पहले देखते हैं क्रेडिटर का कितना पेमेंट हुआ। बोल रहा है कि 5,000 का पेटेंट लेके गया और 3,200 का क्रेडिटर सेटल डाउन हो गया, तो उसका तो कोई एंट्री नहीं होगा। बाकी बचा हुआ कितना है क्रेडिटर, तो 15,700 से 3,200 लेस करो। हाँ, 3,200 जितना हो रहा है। अब इसमें भी डिस्काउंट, ये जो बचा हुआ अमाउंट था ना, इसको 400 डिस्काउंट में हम लोगों को पे करना पड़ा, तो -400 और भी लगा दो। 12,100 क्रेडिटर को पे करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो था, मैंने तुम लोग को एक रूल्स बोला था, इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है मैंने बोला था रियलाइजेशन में कब जाएगा? जब उसके अगेंस्ट में एसेट साइड में कुछ इन्वेस्टमेंट बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है 6,300, ये एक्चुअली इसमें हमारा क्या होगा, इसको हम लोग लाइबिलिटी मतलब रियलाइजेशन में लिखेंगे, फिर उसका हम लोग कैश रिकवर करेंगे, ऐसा। अच्छा, मैंने क्या लिखवाया था एक बार देखो तो, मैंने बोला था शायद कि फंड के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट होगा तभी जाएगा, ऐसा मैंने बोला था, देखो तुम लोग। प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड तो मैंने नहीं लिखवाया था, कुछ और एग्जाम्पल दिया था। एक मैंने लिखवाया था, हाँ वो तो नहीं लिखवाया था, मैंने लिखवाया था वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व लिखवाया था। ठीक है, उसके अगेंस्ट में अगर नहीं, वो इन्वेस्टमेंट शायद मैंने दूसरा बोला था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट बोला था। और वर्कमैन कंपेंसेशन का मैंने बोला था जितना लाइबिलिटी होगा बाकी अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना।
तो वो तो पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हम लोग पार्टनर लोगों में ही उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि फंड का पैसा तो पार्टनर लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बाई एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करो 6300 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 4321 4321 4:3:2:1 10 से डिवाइड होगा 630 into 4 2520 कितना 1260 और 630। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, सारा डेटा लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या क्लोज कर सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, करो क्लोज करो, देखो क्या हो रहा है। लॉस ही आएगा, इधर ज्यादा आना चाहिए। 15,850 प्लस 25,200 प्लस 800 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 1,500 प्लस 12,100 83,450 माइनस 2350 হ্যাঁ 2350 হবে ব্যালেন্সটা 10,800 माइनस 15,600 माइनस 12,000 देख लो सबका आ रहा है सेम अमाउंट कवर हो 2350 तो 23,050 ये क्या हो गया बाय लॉस ट्रांसफर टू ए's कैपिटल बी's कैपिटल सी's कैपिटल और डी's कैपिटल कितना कितना होगा वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। रेशियो क्या था 4:3:1 ऐसा कुछ था 4:3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो 9,220 के बाद 6,915 6915 हो गया। अच्छा 4,610 हम्म 2,305 2305 ये होगा देखो लॉस ट्रांसफर इतना इतना होगा। अच्छा अब इसको तुम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पर पार्टनर्स कैपिटल में रेशियो 4:3:1 अमाउंट बोलो 9220 6915 4610 2305 अच्छा इसके बाद तुम लोग लिखो रियलाइजेशन लॉस को लिखो टू रियलाइजेशन लॉस बोल के लिखना पड़ेगा टू रियलाइजेशन लॉस टू रियलाइजेशन लॉस कितना 9220 6915 अच्छा 6915 4610 4610 2305 2305 ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या होगा ये रियलाइजेशन का लॉस ये लोग बाय बैंक बोल के
लेके आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अभी तो इसको कंप्लीट करने में काफी टाइम लगेगा, हम लोग का क्लास है। तो एक काम करते हैं, ये 2 अकाउंट बाकी रह गया, रियलाइजेशन तो बन गया, ये 2 अकाउंट तुम लोग इसको होमवर्क ले लो। और एक क्वेश्चन हो सकता है होमवर्क में, वो हम बता देते हैं, ये वाले पीडीएफ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये हम लिख देते हैं, तुम लोग इसको ट्राई कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग लास्ट दिन जो है 1 और 3 किए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग इसको होमवर्क ले सकते हो। सेम कंसेप्ट में है कि अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है और ये दोनों अकाउंट करके लाना है। नेक्स्ट हम लोग ये करने के बाद टाइम बचेगा तो फिर हम लोग ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट होने से क्या होगा वो सीखेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही कर, हाँ मैम। बाय।